हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के क्वेश्चन एंड आंसर सेट नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज ऑप्शन नंबर 1 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। मीन्स जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मीन्स जो केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं वो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी काउंसिल can make recommendation on goods and service to be exempted from GST, taxes surcharge to be summed, and fixation GST rate, and option D above all। means GST काउंसिल कहाँ कहाँ रिकमेंडेशन कर सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। गुड्स एंड सर्विस को एग्जेम्प्ट कर सकती है, सरचार्ज लगा सकती है और जीएसटी का रेट फिक्स कर सकती है। तो जीएसटी काउंसिल के पास ये सारे राइट हैं। वो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को एग्जेम्प्ट करने की रिकमेंडेशन कर सकती है, सरचार्ज लगाने की रिकमेंडेशन कर सकती है और जीएसटी रेट को फिक्स करने की रिकमेंडेशन कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी नेटवर्क हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड। जीएसटी नेटवर्क आपका जो है बेसिकली जीएसटी में जो जितने भी वर्क हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वेरियस रिटर्न्स होते हैं, GSTR-R1 फाइल करना होता है जिसमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, GSTR-3B फाइल करना होता है जिसमें टैक्स समरी होती है, और अगर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट भी GSTR-3B के थ्रू होता है। तो ये सारे प्रोसेस आपका R1 फाइल करना, 3B फाइल करना और पंजीकरण कराना, पंजीकरण को निरस्त कराना, ये सारे वर्क होते हैं आपके जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है आपका आईटी फर्स्ट जो ऑप्शन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जितने भी जीएसटी के हमें वर्क करने हैं, उसका इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा आपका वर्क किसके थ्रू होगा? जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, फंक्शन ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड। जैसे अभी हमने पहले बताया था, जीएसटी नेटवर्क के ही थ्रू आपका पंजीकरण होता है, उसी से जीएसटी का सेटलमेंट होता है, पेमेंट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, सर्विस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड। ये भी आपका जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग, ये तो होता ही है आपका। उसके बाद टर्नओवर लिमिट बता रहा है एग्जाम की, और इनवाइस इशू करना। तो आपका जीएसटी नेटवर्क जो होता है वो इनवाइस इशू नहीं करता है, क्योंकि इनवाइस इशू करना किसका वर्क होता है? ये बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का वर्क होता है कि वो इनवाइस इशू करता है। हमें जीएसटी पोर्टल पे जाके, यानी जो जीएसटी नेटवर्क है उसमें रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इनवाइस इशू कौन करता है? बिजनेसमैन। ठीक, जो सेलर होता है वो इनवाइस इशू करता है। तो इसमें नेटवर्क का, जीएसटी नेटवर्क का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी में एक ई वे बिल कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जब भी आपका गुड्स 50,000 या उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा का मूवमेंट होता है, तो उसके लिए ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल आपको जनरेट करना होगा। और वो इलेक्ट्रॉनिक बिल आपका जीएसटी पोर्टल से जनरेट होता है। और इसको जनरेट करने का जो पर्पज़ ये होता है कि अगर आप 50,000 और या उससे ज़्यादा की वैल्यू का मूवमेंट हो रहा है तो वो जीएसटी पोर्टल पे जब शो कर दिया जाता है, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की नॉलेज में हो गया। आपने 50,000 से ऊपर का अगर मूवमेंट हुआ है गुड्स का, तो वो जीएसटी पोर्टल पे शो कर दिया गया, मीन्स रिकॉर्ड कर दिया गया। ये टैक्स चोरी को बचाने के लिए, टैक्स एवेशन को ख़त्म करने के लिए
ऐसा रूल लाया गया कि अगर 50,000 से ज़्यादा गुड्स होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल मीन्स ई वे बिल जनरेट करना होगा, मीन्स आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। तो इसका देखिए अब ऑप्शन दिया आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है और मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जनरेट किया जाता है। सच मूवमेंट इज़ इन रिलेशन ऑफ सप्लाई, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी बता रहा है आपका व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड ₹50,000, ये भी करेक्ट है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं रिलेटेड टू ई वी बिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबव ऑल। Question number 7. It is mandatory to generate e-way bill when value of consignment exceed ₹50,000. राइट, ये तो करेक्ट है। नेचर ऑफ कंसाइनमेंट इज़ फुल व्हीकल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें जो मैंडेटरी कंडीशन थी वो थी 50,000 की। लोडेड विद एग्जेम्प्टेड गुड्स ओनली, लोडेड इन ओन कन्वेंस। तो इसमें आपका जो ई वे बिल का जो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी तभी होता है जब इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय एन रजिस्टर्ड पर्सन द ई वे बिल शेल बी जनरेटेड बाय। मीन्स अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन यानी जिसका जीएसटी में पंजीकरण है, उसके अलावा मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट कर रहा है गुड्स का और उसकी वैल्यू 50,000 ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? ऑप्शन ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, आंसर सी एदर ऑफ देम, मीन्स दोनों कर सकते हैं, या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन करे या ट्रांसपोर्ट करे। ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेन पर्पज़ होता है कि अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और ई वे बिल जनरेट करना है तो ये पोर्टल पे जाके इन्फॉर्म करना होता है, यानी एक तरह से अपलोड करनी होती है इन्फॉर्मेशन। और इसमें आपके पास चॉइस होती है, जो सप्लायर है वो भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है और जो परचेज़र है वो भी कर सकता है। अगर परचेज़र सप्लायर कर रहा है यानी जो सेलर कर रहा है उसको भी मेंशन करना होता है परचेज़र कौन है, परचेज़र का जीएसटी नंबर क्या है और ट्रांसपोर्टर का नेम और उसका व्हीकल नंबर। अगर ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करता है तो उसको भी इन्फॉर्म करना होता है कि इस पर्टिकुलर जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसमें सेलर क्या कौन है, सेलर का जीएसटी नंबर क्या है, परचेज़र कौन है, परचेज़र का जीएसटी नंबर है और किस व्हीकल से व्हीकल का नंबर क्या है जिससे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगर परचेज़र कर रहा है तो उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वे बिल का कि जो मूवमेंट्स हो रहा है गुड्स का वो इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड कर दी जाए। तो ये पावर सभी के पास होती है, तीनों में से कोई भी एक पोर्टल पे अपलोड कर सकता है, चाहे वो परचेज़र हो, चाहे वो सेलर हो और चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9. जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज टू SEZ यूनिट, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज बाय SEZ यूनिट। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई में आता है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज टू SEZ यूनिट, जो हम लोग ने सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई वर्ड यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी, क्योंकि उसमें देखिए सप्लाई नहीं दे रहे हैं हम लोग, रिसीव कर रहे हैं। सप्लाई बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10. सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ यूनिट इज ट्रीटेड इन द हैंड ऑफ सप्लायर। तो इसको ट्रीट करते हैं हम एक्सपोर्ट ऑफ सप्लायर्स। मीन्स अगर हम अदर कंट्री में गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं या हम किसी ऐसे पर्सन को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं जो आगे एक्सपोर्ट कर रहा, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एक्सपोर्ट ऑफ सप्लायर। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जो प्रीवियसली क्वेश्चंस हैं पहले उसको भी अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।